Hello and welcome to Achievers 5 dear learners of IGNOU MS Psychology MPC 003 KZ नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। आज जो वीडियो है वो फोर्थ वीडियो है इस सीरीज़ में MPC 003 का। और इंडेक्स में से आज देख लेते हैं कि हम क्या कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में और कहाँ तक पढ़ चुके हैं। तो प्रीवियस वीडियो में आप मेरे ख्याल से गिलफर्ड ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी यहाँ तक हम कवर करके आए थे, क्योंकि 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी में मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हम जो कवर करने वाले हैं पोर्शन उसे देख लेते हैं। एक तो ये हम कवर करेंगे 11th टॉपिक 5 फैक्टर मॉडल, देन पावलोव लर्निंग थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग एंड स्किनर्स लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो पेज नंबर 21 से लेकर हमें 26, 7, 8 जो भी जितना होगा इतना हमें कवर करना है। ओके, तो बिना किसी डिले के आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। अगेन सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो पेज नंबर 21 पे आ जाते हैं। यही कहीं हमारा टॉपिक होगा 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, द बिग 5 भी इसे कहते हैं। तो ये जो 5 फैक्टर मॉडल है ये बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी कहलाती है। पर्सनैलिटी की जो बिग 5 थ्योरी है वो यही है। इसी से बिग 5 इन्वेंटरी भी बनी है। आज के टाइम में नियो FFI के नाम से इसको जानते हैं। बिग 5 को हम पर्सनैलिटी ट्रेट्स को इसमें हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पे बड़ी सिंपल एक बात है कि पर्सनैलिटी के 5 फैक्टर्स, 5 डायमेंशंस पे किसी पर्सन को मेजर किया जाता है। उसके अलावा किसी और चीज़ की बात नहीं की जाती, स्पेसिफिक हुआ जाता है। लेकिन आपको ये याद रखना ज़रूरी हो जाता है कि उन बिग 5 यानी 5 फैक्टर्स का नेम कैसे याद रखेंगे आप, क्या है वो। तो उसका बड़ा ही सिंपल तरीका है, उसको हम ओशियन से याद रखते हैं, OCEAN। ये जो ओशियन की स्पेलिंग होती है ना, इसी का हम यूज़ करेंगे इसे समझने के लिए। तो पहले जान लेते हैं कि क्या है द बिग 5 फैक्टर मॉडल, ऑल्सो नोन एज द बिग 5 personality traits, is one of the most widely accepted framework in modern psychology. It identifies broad 5 dimensions of personality that are believed to be universal across culture and relatively stable. ये जो 5 डायमेंशन है ना, ये माना जाता है कि ये डिफरेंट कल्चर्स में भी सेम रहती हैं। मतलब ये जो टेस्ट है वो कल्चर फेयर टेस्ट है पहली बात तो, जब इसको एज अ टेस्ट यूज़ किया जाता है। और लाइफ में भी ये काफ़ी स्टेबल होती हैं थ्रू आउट ये कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब अगर कोई पर्सन एक्स्ट्रावर्जन या इंट्रोवर्जन की हम बात करें, अग्रीबलनेस, न्यूरोटिसिज्म, तो ये पर्सन में ओवरऑल एक ही तरीके का पर्सन वो दिखाई देगा। वो ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी एक्सट्रोवर्ट हो फिर इंट्रोवर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसको एक ही तरफ हम रख कर देखते हैं। तो ये जो 5 ट्रेट हैं वो इसी से ओशन से निकलते हैं। एक्रोनिम याद रखना है आपको, ओशन मतलब ओ स्टैंड्स फॉर ओपननेस, यानी पर्सन के अंदर कितना ओपननेस की क्या जो है उसकी टेंडेंसी है। अब इस 5 को डिटेल में समझेंगे, फिलहाल केवल उनके नाम बता देती हूँ। C stands for conscientiousness, E extraversion, A agreeableness and N neuroticism। तो ये इसको हम इस तरीके से याद रखते हैं। एक बार पिक्चर में देखते हैं कि किस तरीके से जो है ओशियन को हम और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर O की बात करें, ओपननेस पे कोई पर्सन या तो हाई होगा या लो होगा। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो ट्रेट्स हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, कि ओवर टाइम स्टेबल रहते हैं। तो मतलब अगर कोई पर्सन ओपननेस पे हाई रहता है तो वो थोड़ा बिलो तो हो सकता है उस हाई पर, लेकिन वो हम ये कहें कि पूरा लो हो जाएगा, दूसरी डायमेंशन पे चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ओपननेस दिखाता है कि कोई भी पर्सन के अंदर कितना भी मैजिकल थिंकिंग है, कितना फ्लेक्सिबिलिटी है उसके माइंड में, कितना वो अपने थॉट्स को एक्सपेंड करने के लिए ओपन है और कितना नए थॉट्स को एक्सेप्ट करने के लिए ओपन है। ओपननेस का मतलब फिर हर तरीके से ही हो गया कि कितना हम ओपन है न्यू चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इसी को ओपननेस कहते हैं। ये किसी पर्सन के अंदर हाई हो सकता है या फिर वो लो हो सकता है। जो भी लोग ओपननेस पे लो होते हैं वो हमें क्लोज माइंडेड नजर आएंगे, मतलब ओपन माइंडेड नहीं होंगे, वो नए थॉट्स को परसीव नहीं करेंगे, वो नई चीज़ों को ट्राई नहीं करेंगे, उनके अंदर बिल्कुल भी रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं होगी, वो किसी नए एक्सपेरिमेंट को करने से बचेंगे लो होने पर। लेकिन हाई होने पर वही उनके अंदर एसेंट्रिसिटी देखने को मिलेगी, उनकी थिंकिंग मैजिकल होगी, उनके अंदर आप बहुत सारे नए थॉट्स को लगातार देखेंगे, उनके काम में यूनिकनेस देखेंगे, उनके हर चीज़ में आपको बहुत ही डिफरेंट अप्रोच नज़र आएगी। तो ओपननेस पे या तो पर्सन हाई हो सकता है या लो हो सकता है। दिस ओ की हमने यहाँ पे बात कर ली। फिर आ जाते हैं कंसाइटियसनेस पर। इसका क्या मतलब होता है, ये भी हाई या लो हो सकता है। जब पर्सन इसमें हाई होगा, ये जनरली जो है ना कंसाइटियसनेस, ये वर्क प्लेस से रिलेट करता है। यानी जो भी पर्सन वर्क प्लेस, एग्जैक्टली वर्क प्लेस की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब जहाँ पे पर्सन अपने प्रोफेशनल बिहेवियर को एग्जिबिट करता है वहाँ पे कंसाइटियसनेस की ज़्यादा नज़र आती है। ये केवल प्रोफेशनल में आपका जॉब रिलेटेड नहीं होगा, एजुकेशनल लेवल पर, स्टूडेंट लेवल पर भी हो सकता है कि जब स्टूडेंट होते हैं, जब वो हाई अचीव करना चाहते होते हैं, मतलब ऐसे सभी लोग जो लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते होते हैं उसके लिए वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उनके अंदर कंसाइटियसनेस की वैल्यू को देखा जाता है।
तो हाई होने पर पर्सन परफेक्शनिज्म को शो करेगा, बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक टाइप का हो सकता है, उसको बहुत ज़्यादा काम करने का जो है वो बहुत ज़्यादा शौक होगा। लेकिन अगर कंसाइटियसनेस पे कोई पर्सन लो है तो वो बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल होगा, डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाएगा, लेज़ी होगा और उसका किसी काम को करने का मन नहीं करेगा, वो कोई किसी भी नई चीज़ को क्रिएट करना नहीं चाहेगा। ये चीज़ें उसके अंदर देखने को मिलेंगी अगर वो कंसाइटियसनेस पर लो है। लेकिन हाई होने पर पर्सन, ऐसे सभी लोग जो आपको कुछ नया करते दिखते हैं, कुछ अच्छा करते नज़र आते हैं, जिन्होंने कुछ बिल्ड किया होता है दूसरों के लिए, वो सभी कंसाइटियसनेस पे हाई होते हैं। उसके बाद OCE की तरफ आ जाते हैं, एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन में क्या होगा, जब एक्स्ट्रावर्जन पे पर्सन हाई होगा तो उसके अंदर हम सोशल एक्साइटमेंट दिखेंगे, एक्साइटमेंट सीकिंग बिहेवियर उसका नज़र आएगा, अटेंशन सीकिंग भी वो होगा, वो कुछ भी ऐसा करेगा जिससे लोगों के बीच वो हमेशा बना रहेगा, राइट, एक्स्ट्रावर्जन पर जब वो हाई होगा। लेकिन जब वो लो होगा तो क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट क्या होता है, इंट्रोवर्ट हो जाएगा। इंट्रोवर्जन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, सोशली विड्रॉल होना, डिटैच्ड फील करना, कोल्डनेस होना और कुछ भी नया करने से बचना, किसी भी चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व ना होना, ये सब चीज़ें लो एक्स्ट्रावर्जन को दिखाती हैं। उसके बाद आता है अग्रीबलनेस। जब पर्सन अग्रीबलनेस पे हाई होगा तो वो बहुत सबमिसिवनेस को शो करेगा, सेल्फलेसनेस होगी उसके अंदर, गुलिबिलिटी होगी। लेकिन जब अग्रीबलनेस पे पर्सन लो होगा तो वो डिसाइडफुलनेस को शो करेगा, उसका मैनिपुलेटिवनेस बिहेवियर नज़र आएगा। तो अग्रीबलनेस का मतलब क्या हो गया कि जो लोग अपने से ज़्यादा दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को कंसीडर करना, दूसरों की चीज़ों पर जो है वो ज़्यादा फोकस करना, ऐसे लोग अग्रीबलनेस पे हाई होते हैं। ऐसे लोग बहुत काइंड हार्टेड होंगे, सॉफ्ट हार्टेड होंगे, दूसरों की मदद करने वाले होंगे और दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचने वाले होंगे। इस तरह के ट्रेट पर जो लोग हाई होते हैं वो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक को पजेस करते हुए नज़र आते हैं। वहीं ऐसे लोग जो सेल्फिश टाइप के होंगे वो अग्रीबलनेस पे लो वाले कैरेक्टरिस्टिक को दिखाएंगे। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, अभी न्यूरोटिसिज्म पे मैं नहीं आई हूँ, रुक गई हूँ जानकर। अगर हम ओशियन के बाकी लेटर्स को देखें, OCEA सभी को आपने देख लिया, तो इसमें जो हाई वाले कैरेक्टरिस्टिक थे वो सब में पॉजिटिविटी दिखा रहे थे, यही हो रहा था। और लो वाले कैरेक्टरिस्टिक जो थे वो सब में, इन चारों की ही बात कर रही हूँ, सब में नेगेटिविटी दिखा रहे थे। यानी एक्स्ट्रावर्जन पे जो लो था उसमें सोशल विड्रॉल, नेगेटिव सिम्टम्स दिख रहे थे ना। ओपननेस पे जो लो था वो क्लोज माइंडेडनेस का क्या हो गया यार, वो क्लोज माइंडेडनेस का पर्सन था, वो बहुत ज़्यादा नए थॉट्स को एक्सेप्ट नहीं करने वाला, ये भी नेगेटिविटी दिखा रहा था। इसी तरीके से अग्रीबलनेस में और कंसाइटियसनेस में भी नेगेटिविटी हमें लोअर में देखने को मिल रही थी। अब क्या होता है, न्यूरोटिसिज्म एक ऐसा ट्रेट होता है ओशियन में जो चीज़ों को पलट देता है, ऑपोजिट हो जाएंगी। न्यूरोटिसिज्म में जो चीज़ें हाई हैं वो नेगेटिव नज़र आएंगी, जबकि जो लो है वो पॉजिटिव नज़र आएंगी। यही उल्टा चीज़ होती है इसमें, और यही हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई पर्सन न्यूरोटिसिज्म पे हाई है तो वो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा, जबकि बाकी के जो हमारे ओशियन के 4 अल्फ़ाबेट्स थे उनमें हाई होने पर सब कुछ पॉजिटिव था। इसी तरीके से न्यूरोटिसिज्म पे लो होने वाला पर्सन पॉजिटिविटी को दिखाएगा, जबकि यहाँ पे इसका रिवर्स था। तो ये एक बात है आपको ध्यान में रखनी है। तो अब न्यूरोटिसिज्म को भी समझ लेते हैं। जो लोग न्यूरोटिक होते हैं, न्यूरोटिक वर्ड भी आपने नेगेटिव सेंस में ही सुना है, तो जो लोग न्यूरोटिक होते हैं ना, उनके अंदर सबसे ज़्यादा तो वो इमोशनली अनस्टेबल आपको देखने को मिलेंगे, डिप्रेसिव जल्दी हो जाते हैं, एंग्जाइटी को जल्दी कैच कर लेते हैं, शेमफुलनेस उनके अंदर देखने को मिलेगी, तो वो न्यूरोटिक पर्सन कहलाते हैं। अब जो पर्सन न्यूरोटिसिज्म पे लो होंगे वो फियरलेसनेस होंगे, शेमलेसनेस होंगे, वो करेजियस होंगे, बोल्ड होंगे, अपने थॉट्स को कह देने वाले होंगे। तो ये न्यूरोटिक पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जब वो हाई या लो होता है। तो ओशियन के ये 5 जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, OCEAN से क्या क्या होता है। और अब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ज़्यादा पिक्चर में, क्योंकि हमने समझ लिया ना इतने अच्छे से, तो अब ज़्यादा कुछ यहाँ बचा नहीं, वही बातें हैं, उन्हीं को हमने दोबारा से एक्सप्लेन करके लिखना है। एग्जाम में भी आपको यही करना है। तो ओपननेस टू एक्सपीरियंस में द ट्रेट रिफ्लेक्ट्स द डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी, क्रिएटिविटी एंड प्रेफरेंस फॉर नोवेल्टी एंड वैरायटी। हाई होने पे पर्सन इमेजिनेटिव, क्यूरियस होगा, नए आइडियाज़ को ओपन करेगा, आर्टिस्टिक नेचर का होगा। लो होने पर इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। कंसाइटियसनेस में, अब रिपीट ही कर रहे हैं, एक तरीके से पढ़ तो लिया ही है आपने। यहाँ पे जो कंसाइटियसनेस में सेल्फ डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा। हाई कंसाइटियसनेस होने पर वो रिस्पॉन्सिबल होगा, डिपेंडेबल होगा, ऑर्गेनाइज, हार्ड वर्किंग होगा। लेकिन लो होने पर वो केयरलेस होगा, इम्पल्सिव होगा, उसको कुछ करना नहीं है, उसका कोई मोटिव नहीं है लाइफ का, तो वो लो कंसाइटियसनेस की कैटेगरी में आ जाता है। एक्स्ट्रावर्जन में आपको पता ही है एक्स्ट्रावर्ट और इंट्रोवर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कई बार आपने पढ़ी हैं, तो इसको हम स्क्रॉल करेंगे। अग्रीबलनेस में हाई होने पर पर्सन काइंड होगा, कोऑपरेटिव होगा, एम्पैथेटिक बिहेवियर शो करेगा, ट्रस्टिंग होगा, दूसरों की हेल्प करना चाहेगा, इस तरीके का बिहेवियर उसमें भी देखने को मिलेगा। वहीं पर जब वो लो होगा तो उसके अंदर हम ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं।
क्विकली आप न्यूरोटिसिज्म को रीड करिए, मैं तब तक ये ब्रेक ले रही हूँ 1 मिनट का। न्यूरोटिसिज्म में क्या था, मैंने आपको बताया था, हाई होने पर हमें सब नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगी, लो होने पर पर्सन के अंदर हमें बहुत ही काम, इमोशनली स्टेबल, सिक्योर, रेजिलिएंट काइंड ऑफ बिहेवियर देखने को मिलेगा। इस 5 फैक्टर मॉडल की अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक सपोर्ट एंड यूज्ड इन पर्सनैलिटी असेसमेंट, वर्क प्लेस हायरिंग, करियर काउंसलिंग, बहुत सारी साइकोलॉजिकल रिसर्चेज में भी इसका यूज़ होता है। ये काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न टाइम में यूज़ होने वाला एक ऐसी अप्रोच है जिसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये अच्छा है, बिग 5 फैक्टर जो है इसकी हेल्प से पर्सनैलिटी का असेसमेंट एक तो बहुत ईजी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों की तरफ हमें नहीं सोचना पड़ता और हम काफ़ी चीज़ें कवर भी कर लेते हैं। क्योंकि किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर आप देखिए तो ये जो 5 इन्होंने बताए हैं ना, वो ट्रेट्स काफ़ी सारे कवर कर लेते हैं किसी भी पर्सन के अंदर, तो काफ़ी फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है इसका। ओके, अब आ जाते हैं पैवलॉव की लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पर। पैवलॉव की जो लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है, वैसे सोशल साइकोलॉजी में भी पढ़ने को मिलती है आपको, लेकिन वहाँ पर कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है थोड़ा। यहाँ हम बात करेंगे पर्सनैलिटी के सेंस में कि किस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और क्या था इनकी थ्योरी में जो लर्निंग थ्योरी से एसोसिएट करता है। इवान पैवलॉव, पहले तो आपको उनका नाम पूरा पता होना चाहिए, इवान पैवलॉव इनका नाम है, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ये बाद में बने, पहले फिजियोलॉजिस्ट थे। फिजियोलॉजिस्ट लिखा है ना, रशियन फिजियोलॉजिस्ट, तो ये फिजियोलॉजिस्ट ही थे शुरुआत में, क्योंकि और इनका काम मेन क्या था, ये एनिमल्स के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे और ह्यूमन फिजियोलॉजी पर भी उसको रिलेट करके देखते थे, क्योंकि अब किसी की बॉडी लेकर तो आप शुरू नहीं हो जाएंगे ना डायरेक्टली, वो भी लिविंग बीइंग की, तो इसीलिए लिविंग के लिए, ये लिविंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए ये एनिमल्स का यूज़ करते थे, और डेड के लिए तो हमेशा ही एक्सपेरिमेंट्स के तौर पर यूज़ होती हैं बॉडीज़, वो तो एक अलग बात हो गई। इनका जो वर्क है वो क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहेवियरल साइकोलॉजी में एक बहुत ही फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है। जो भी पर्सन ये नहीं जानता कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, मतलब ऑफ कोर्स इसको पढ़ने से पहले नहीं जानता तो चलेगा, लेकिन अगर आप ये पेपर पार करके आगे बढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर में आ रहे हैं और आप नहीं जानते कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, तो ये थोड़ी सी गलत बात हो जाती है। तो जानना बहुत ज़रूरी है कि क्लासिकल कंडीशनिंग होती क्या है, यही हम पढ़ेंगे, इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। ऑल्दो पैवलॉव डिड नॉट क्रिएट अ फॉर्मल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, लेकिन उनका जो वर्क था वो साइकोलॉजिस्ट को समझ में आया कि उसको कैसे बिहेवियर और इमोशनल रिस्पॉन्स से कनेक्ट किया जा सकता है, और इसी तरीके से पर्सनैलिटी की थ्योरी बनी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक पिक्चर आपको दिख रही है, और ये इनका एक्सपेरिमेंट था जिन्होंने एक डॉग के ऊपर किया था और एक सेलिवरी रिस्पॉन्स था। यहाँ पे हुआ क्या था, मतलब आप पिक्चर को पहले देखिए ध्यान से, अगर आपको और अच्छे से देखना है मैं जूम कर देती हूँ, मेरे ख्याल से क्लियरली दिख रही होगी, है ना, आप सबको नज़र आ रहा होगा अच्छे से। तो आप देखिए इस पिक्चर में हो क्या रहा है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो एनिमल है, यानी डॉग जो है, उसके सलाइवा को, जो उसको सलाइवा यहाँ पे आ रही है मुंह में, उसको एक पाइप के थ्रू, ये देखिए, कलेक्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ सलाइवा रिकॉर्डेड हेयर, कितना उसने सलाइवा जो है उसने निकाली है, उसको ये कलेक्ट किया गया है। लेकिन क्यों किया गया ऐसा, क्योंकि जो सेलिवेशन का प्रोसेस होता है ना, एक नेचुरल प्रोसेस होता है, पर इसको इन्होंने ये देखा, इसको इन्होंने नाम दिया कंडीशनड और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या होता है, यहाँ पे इसको छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अलग अलग आते हैं, फिर वापस लौटेंगे। कंडीशनड रिस्पॉन्स और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, मतलब एक रिस्पॉन्स जो हम कंडीशन क्रिएट करके करें और एक रिस्पॉन्स जो अनकंडीशनली हो जाए। जैसे आपने गोलगप्पे के पास, आप गोलगप्पे के उसके पास गए और आपने देखा गोलगप्पे का पानी, आपने देखा आपके मुंह में पानी आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अनकंडीशनड है, आपने इंटेंशनली वहाँ जाके मुंह में पानी लाने की कोशिश नहीं करी, वो नेचुरली आ गया, ऐसा हो गया। तो वो एक, ये मैं सलाइवा से ही जोड़ के बता रही हूँ आपको यहाँ पे, तो अनकंडीशनली हो गया, राइट। और एक मैंने आपसे कहा कि आप इमेजिन करो कि आप आपके पास एक बॉल है, उसमें आप बहुत सारा नींबू निचोड़ रहे हो, उसमें बहुत सारा नमक डाल रहे हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें, तो मैं आपके माइंड में पिक्चर क्रिएट कर रही हूँ उस चीज़ को लेके, तो ये कंडीशनिंग की जा रही है, आपके माइंड को प्रिपेयर किया जा रहा है। देखिए अभी हम क्लासिकल कंडीशनिंग टर्म की तरफ भी आ रहे हैं, तो मैं आपके माइंड को प्रिपेयर कर रही हूँ कि आपके मुंह में पानी आ जाए। आप ऐसा सोचें, आप इतना सोचें कि उस चीज़ के बारे में कि आपके मुंह में पानी आ ही जाए, गोलगप्पे के जो उसका पानी होता है ना, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ यही है कंडीशनड और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। और यहाँ पे जो जिस चीज़ के लिए आप रेडी हो रहे हैं वो आपकी कंडीशनिंग हो रही है। हम किसी पर्सन के साथ लगातार किसी बिहेवियर को रिपीटेडली करके उसकी कंडीशनिंग कर देते हैं कि वो वैसा ही ऑटोमेटिक बिहेवियर करने लगता है। जैसे अगर एक बच्चे को घर में बहुत डांटा जाए
हर चीज़ के लिए डरा के रखा जाए, तो जब वो किसी दूसरे के घर जाएगा या कहीं और किसी के साथ में वो बैठा होगा फ्रेंड्स में, स्कूल में, तो उसका बिहेवियर भी उस तरीके का ही रिएक्शन उसका आएगा। यानी क्लास में वो क्या है, डर डर के आंसर दे रहा है, किसी चीज़ में आगे बढ़ने से डर रहा है, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग हो गई है डरने की कॉन्टिन्यूअस। उसको पता भी नहीं कि उसके अंदर डरने की उस चीज़ को डाला जा रहा है, हैबिट को डाला जा रहा है। बहुत सारे जो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, वो अपने पार्टनर के साथ ऐसा ही बिहेव करते हैं। वो क्या करते हैं, वो उनकी कंडीशनिंग ही ऐसी कर देते हैं कि वो उनसे डर के घबरा के रहते हैं, और वो उनके अंदर इस तरह से डीप रूटेड हो जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो उनके अंदर कब डेवलप हो गई, वो उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट कब बन गई। ये मैं नार्सिसिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, नार्सिसिस्ट के पार्टनर की बात कर रही हूँ। तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं, वो उसी तरीके से बिहेव करते हैं। तो वो अगर उनको कोई दूसरा भी बाहर मिलेगा, किसी दूसरे पर्सन के साथ भी वो जाएंगे, तो बिहेवियर, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है, उस चीज़ के लिए उनको रेडी कर दिया गया है। तो अब आ जाते हैं इस टॉपिक पे लौट के, जहाँ पर इस डॉग के साथ में इसके सलाइवा को का कलेक्शन करने के लिए हमने पहले क्या किया, पहले जो पेवलॉव थे उन्होंने क्या किया, एक बेल जो थी, बेल का यूज़ किया और फूड का यूज़ किया। यहाँ पे दो चीज़ इस्तेमाल में आई, एक तो फूड हो गया और एक बेल हो गई। अब इन दोनों का काम क्या था, भाई फूड को देख के डॉग को नेचुरली सेलिवेशन का प्रोसेस होगा, लेकिन जब उसको रोज़ ही वो फूड मिलता रहेगा तो कैसे सेलिवेशन होगा। आप ही सोचिए, आज मैं आपसे विजुलाइज़ करने को कह रही हूँ गोलगप्पों के बारे में, अभी हो सकता है आपके मुँह में पानी आ जाए। अब मैं वही चीज़ करती रहूँगी तो आपके कैसे सेलिब्रेशन होगा, नहीं होगा ना, एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। तो वही चीज़ इन्होंने समझने की कोशिश की कि क्या हुआ कि फूड को देख के डॉग के मुंह में पानी आना एक प्रोसेस था, एक सेलिब्रेशन उसका हो रहा था। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बेल भी बजाई, क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि अगर फूड ना हो और सिर्फ बेल बजे तो क्या वो जो डॉग है उन दो चीज़ों को एसोसिएट कर पा रहा है, एसोसिएशन हो पा रहा है यहाँ पे। तो होता क्या था कि सबसे पहले एक बेल बजती थी और फूड आता था, जिसको देख के डॉग के मुंह में पानी आता था, सेलिब्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता था। ये प्रोसेस रिपीटेडली होता था। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि जब फूड को हटा दिया गया और बेल बजाई गई, तब भी डॉग के मुंह में सेलिब्रेशन हुआ, डॉग को सेलिब्रेशन का प्रोसेस उसने रिजेक्ट किया। तो इस तरीके से ये हमें ये पता चला कि यहाँ पे जो बेल था, बेल का ये रोल हुआ कि बेल की हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि तब भी बेल जो थी वो अपना रोल क्या प्ले कर रही थी सेलिब्रेशन के प्रोसेस में, हम ये आइडेंटिफाई कर पाए। तो इनके एक्सपेरिमेंट को और देखते हैं। इनका जो मोस्ट वेल नोन एक्सपेरिमेंट है, जिसमें उन्होंने डॉग को इन्वॉल्व किया था, जहाँ पर उनके सेलिवेटरी रिस्पॉन्स को स्टडी किया। द डॉग सेलिवेटेड नेचुरली व्हेन प्रेजेंटेड विद फूड, जो कि एक अनकंडीशनड स्टिमुलस था। ही बिगेन पेयरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ फूड विद अ न्यूट्रल स्टिमुलस सच एज द रिंगिंग ऑफ अ बेल। कई बार रिपीट करने पर डॉग जो था वो सेलिब्रेट करता था इन रिस्पॉन्स टू द बेल अलोन। जब खाना नहीं दिया गया, तब जो डॉग था वो बेल से भी रिस्पॉन्स करने लगा। दिस लर्न रिस्पॉन्स टू अ प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। इसी को, यही चीज़ जो है क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाती है, कि जिस रिस्पॉन्स को हम इतना लर्न कर लेते हैं, हम उस इतनी कंडीशनिंग हो जाती है कि फिर वो चीज़ हमारे सामने ना भी हो, हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। मैं क्लासिकल कंडीशनिंग के से तमाम एग्जांपल है रियल लाइफ में, आप भी कुछ कमेंट्स में ड्रॉप कीजिएगा अगर आपके माइंड में आते हैं। जैसे हम शुरुआत में जब बाइक चलाना सीखते हैं, स्कूटी चलाना सीखते हैं, तो बड़े कॉन्शियस होते हैं, इतना फोकस हमारा उस स्कूटी या बाइक को बैलेंस करने पर होता है कि हम और कुछ भी नहीं ध्यान देते। हम बस इस जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं हम उन पर ध्यान देते हैं कि हम रोड में सही जगह पर चल रहे हैं, हमारी स्पीड ठीक है, हमारी जो स्कूटी या बाइक है वो हम बैलेंस कर पा रहे हैं या नहीं, सब चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है कि आप एक हाथ में फ़ोन लगा के और दूसरे हाथ से रेस कर दे रहे होते हैं। कभी ना कभी आप में से किसी न किसी ने ऐसा किया होगा, खैर मैंने भी किया है एक दो बार। तो ये ऐसा हो जाता है। मतलब तब हम क्यों कर पा रहे हैं ऐसा, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा कंडीशनिंग हो चुकी है स्कूटी चला चला के कि अब हमें उस पे ध्यान नहीं देना है, हम उससे दूसरा काम भी कर पा रहे हैं। तो वो कंडीशनिंग की वजह से है। तो जिस भी चीज़ की हमारे अंदर बहुत अच्छे से कंडीशनिंग हो जाती है, वो जिस वजह से हम उस काम को कर रहे होते हैं, उसके प्रेजेंट ना होने का भी कोई फ़र्क रह नहीं जाता है। उसी को हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से दो तो मैंने आपको भी बताए थे। यहाँ पे है अनकंडीशनड स्टिमुलस, जो ऐसा स्टिमुलस जो किसी रिस्पॉन्स को नेचुरली एलिसिट करता है। जैसे फूड को देखकर हम जो पर्सन है या डॉग है, उसको सेलिवेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो वो अनकंडीशनड स्टिमुलस हो गया, क्योंकि फूड लाने पर कुछ अलग से तो करना नहीं पड़ रहा है। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है उसको देख के सेलिब्रेशन होना, वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हो गया। कंडीशनड स्टिमुलस यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जब हमने उसको बेल के साथ में लगा दिया, बेल भी साथ में लगाई, तो एक हमने कंडीशन भी क्रिएट करी कि बेल बजने पर ही फूड आ रहा है और तभी सेलिब्रेशन हो रहा है, तो वो कंडीशन स्टिमुलस हो गया। और कंडीशनड रिस्पॉन्स वो होता है जो रिस्पॉन्स लर्न हो जाता है और हम उसको करने लगते हैं। कोई भी पर्सन, नॉट जस्ट इन द केस ऑफ द सेलिब्रेशन टू द बेल और कुछ भी,
है ना। जैसे मैंने नार्सिसिस्ट वाला एग्जांपल दिया कि नार्सिसिस्ट की गर्लफ्रेंड अगर किसी दूसरे पर्सन के साथ, अपने फ्रेंड के साथ भी बैठी है तो वो नॉर्मल वैसा ही बिहेव कर सकती है, बिकॉज ऑफ कंडीशनड रिस्पॉन्स। कंडीशनिंग हो चुकी है उसकी, तो वो रिस्पॉन्स ही वैसा करेगी। तो अब ये हम देख सकते हैं यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्या हुआ। ये वही बात है जो मैंने आपको भी समझाई है। अब चाहे तो पिक्चराइजेशन के थ्रू आप एग्जाम में भी बेहतर तरीके से बता के आ सकते हैं। कंडीशनिंग से पहले क्या प्रोसेस था, कंडीशनिंग के बाद क्या प्रोसेस था, कंडीशनिंग के दौरान क्या प्रोसेस था और कंडीशनिंग के बाद क्या प्रोसेस था, है ना। ये इस तरीके से हमने यहाँ पे पिक्चर के थ्रू समझाया है। अब ये जो प्रोसेस है वो दिखाता है कि कैसे बिहेवियर और इमोशनल रिएक्शन को हम लर्न कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं चीज़ों के साथ में। दीज लर्न बिहेवियर में बिकम कंसिस्टेंट पैटर्न, जो कि हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट बाद में बन जाते हैं। अभी तो बात सिर्फ लर्निंग की हो रही है, अभी तो बात सिर्फ कंडीशनिंग की हो रही है कि कैसे होती है, लेकिन वही हमारे पर्सनैलिटी ट्रेड्स बन जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। जैसे मैंने आपको छोटे बच्चे का एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने आपको नार्सिसिस्ट की गर्लफ्रेंड का एग्जाम्पल दिया, तो उनकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ें आ गई हैं, उन्हें नहीं पता चल पा रहा है, वो ओवर टाइम डेवलप हो जाती हैं। इसीलिए इनकी जो थ्योरी है ना, उसको हम कनेक्ट करते हैं। पेवलॉव ने और कुछ भी एक्सप्लोर किया था कि कैसे फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो होते हैं नर्वस सिस्टम में, वो हमारी पर्सनैलिटी से रिलेट कर पाते हैं। इसके लिए जो 4 टाइप के हमारे बॉडी टेम्परामेंट्स होते हैं, क्लोरिक, सैंग्विन, फ्लैग्मेटिक और मेलनकॉलिक, इनसे कनेक्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी स्ट्रेंथ, बैलेंस और मोबिलिटी अफेक्ट होती है हमारे जो भी जो हमारे बॉडी में ह्यूमरस एलिमेंट्स होते हैं उनके बेसिस पर। हालांकि इसकी बात बहुत ही पहले जो है वो एंशिएंट टाइम में की जा चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको करेक्ट किया था और वही चीज़ बताई थी, बदला कुछ नहीं था उन्होंने प्रीवियस कॉन्सेप्ट को। यानी कि जो हमारी बॉडी में 4 ह्यूमर्स होते हैं, बॉडी टेम्परामेंट को एसोसिएट करते हैं, क्लोरिक, सैंग्विन, फ्लैग्मेटिक एंड मेलनकॉलिक, उसके हिसाब से ये पर्सनैलिटी का जो है वो पर्सन नज़र आता है। इस चीज़ को भी उन्होंने रिक्रिएट किया था, थॉट दिया था अपना। ये जो बायोलॉजिकल बेस्ड टेम्परामेंट है वो भी एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट होते हैं और लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं, जिससे हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट का फॉर्मेशन होता है। अ चाइल्ड विद अ सेंसिटिव टेम्परामेंट में बिकम शाय और कॉन्शियस इफ एक्सपोज टू रिपीटेड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। लेकिन अगर कोई सोशेबल टेम्परामेंट वाला बच्चा होगा तो वो इन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ कनेक्ट होकर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग जो होती है वो हमें इमोशनल और बिहेवियरल ट्रेट्स को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है कि कैसे जो पर्सन है वो, अगर कोई भी बच्चा है, अगर एग्जाम्पल के लिए, हु इज़ कंसिस्टेंटली स्कोल्डेड बाय अ टीचर इन अ क्लासरूम मे स्टार्ट टू एसोसिएट द क्लासरूम एनवायरनमेंट विद फियर और एंग्जाइटी। यानी कि अगर नेगेटिव एसोसिएशन क्रिएट किया जाएगा तो नेगेटिव तरीके से डेवलपमेंट होने लगेगा। एक बच्चा है ना, अगर उसके साथ में टीचर नेगेटिवली चीज़ों को रिलेट कर रही है, जैसे मैथ्स की क्लास आती है तो वो मैथ्स नहीं पढ़ पाता है, उसकी डांट पड़ती है तो उसको मैथ्स का ही फियर होना शुरू हो जाएगा, फोबिया डेवलप हो जाएगा उसके अंदर। तो जिस तरीके का भी एसोसिएशन होगा उसी तरीके की चीज़ें होंगी। आपने देखा होगा कि जो बच्चे किसी टीचर को पसंद करते हैं तो फिर वो उनके सब्जेक्ट में भी अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं। बहुत कॉमन एग्जांपल है ये, तो बहुत ही बेसिक ट्रुथ जैसा है ये, समझ लीजिए कि जो छोटे बच्चों की खास तौर से अगर हम बात करें तो वो जिन टीचर को पसंद करते होते हैं उनका सब्जेक्ट भी वो फेवरेट होता है। आप पूछ के देखिएगा छोटे बच्चों से, तो ये किस लिए, एसोसिएशन की वजह से है। यानी टीचर से एसोसिएशन अच्छा है, इसीलिए सब्जेक्ट से भी एसोसिएशन पॉजिटिव हो जाता है। और बहुत सारी बिहेवियरल थेरेपी टेक्निक्स को भी पेवलॉव ने क्रिएट किया है, जैसे सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन और एक्सपोजर थेरेपी जो हैं वो इन जो अनडिज़ायरेबल कंडीशन रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी पर्सन को फोबिया की प्रॉब्लम हो जाती है, तो फोबिया क्या है, एक इरेशनल फियर है माइंड में, उसको रिमूव करने के लिए सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का हम यूज़ करते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा, आगे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही आ गया, तो वहाँ पर हमने उसको एंड कर दिया है। हम क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल की तरफ बढ़ेंगे। अभी जो हम पढ़ के आए हैं ना, उन्हीं को थोड़ा एलैबोरेट किया जाएगा, उन्हीं को थोड़ा एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्लासिकल कंडीशनिंग में कौन कौन से चीज़ों को हम पढ़ते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग की जब हम बात करते हैं तो इसके प्रिंसिपल्स पर अलग से क्वेश्चन आता है, 10 मार्कर में भी पूछा जाता है, 6 में भी पूछा गया है काफ़ी ये क्वेश्चन, और ये भी हो सकता है कि इसको पेवलॉव की थ्योरी के साथ कनेक्ट करके एक नया क्वेश्चन भी बना दिया जाए। तो ऐसे में आपको उन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में यहाँ पे लिखना है जो क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर आते हैं। कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं, अभी 2-4 के बारे में तो आपने सुना ही, अभी अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ये सब तो लिखना ही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो वर्क करते हैं। मतलब जब हम किसी भी पर्सन को, अभी ह्यूमन बीइंग पे आ जाते हैं, मान लीजिए हम किसी पर्सन के बिहेवियर में कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को सुधारना चाहते हैं, वो पढ़ाई नहीं करता है, इससे बेसिक एग्जाम्पल तो कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, उस बच्चे के साथ में बहुत तरीक़ों से वर्क करेंगे और
उसके अंदर उस बिहेवियर को डेवलप करने के लिए आप बहुत सारे तरीके अपनाएंगे, तो वो सभी जो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे ना, वो सब एक प्रिंसिपल्स की तरह से वर्क करते हैं, और वही हमें क्लासिकल कंडीशनिंग में प्रिंसिपल के तौर पे लिख के आने हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं वो, एक पहली बात तो क्लासिकल कंडीशनिंग एक टाइप की ऐसी लर्निंग है जिसमें एक न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम्स एसोसिएटेड विद अ मीनिंगफुल स्टिमुलस, इवेंचुअली ट्रिगरिंग अ सिमिलर रिस्पॉन्स। पैवलोव का जो एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने डॉग के साथ किया था, उसी ने इसकी ग्राउंड वर्क क्रिएट किया है कि कैसे जो हमारे रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्सेज होते हैं वो रिपीटेड एसोसिएशन के संग कंडीशनिंग में आ जाते हैं। अनकंडीशनड स्टिमुलस इसमें क्या होते हैं, a stimulus that naturally and automatically triggers a response without any prior learning। ऐसा कोई भी स्टिमुलस जो हमारे अंदर किसी भी बिहेवियर को क्रिएट करने की कोशिश करता है, हमारे अंदर से निकाल के बाहर करने की कोशिश करता है, जिसकी हमने पहले सीखा भी नहीं है, जिसको पहले लर्न भी नहीं किया है। पेवलोव के एक्सपेरिमेंट में फूड वो अनकंडीशनड स्टिमुलस था जिसे देख के डॉग सेलिब्रेशन करने लगा। ओके, तो जैसे अंधेरे को देख के हमारा डर जाना, हम अंधेरे को देख के डरने की प्रैक्टिस करके कहीं से नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो अंधेरा है वो एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है। अंधेरा क्रिएट करके हम जब किसी के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंटली करें तो अलग बात है, लेकिन अगर हम एक्सीडेंटली ऐसे सिचुएशन में आ रहे हैं तो वो अनकंडीशनड स्टिमुलस में आ जाएगा। फिर उसी स्टिमुलस की वजह से जो रिस्पॉन्स हमने दिया, हमारा डर जाना अंधेरे को देख के, हमारा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। यहाँ पे फूड को देख के सेलिब्रेशन होना क्या था, एक रिस्पॉन्स था। उसी तरीके से अंधेरा देख के हमारा डर जाना भी एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। कंडीशनड स्टिमुलस वो है a previously neutral stimulus that after being associated with the conditioned stimulus comes to trigger a learned response। जैसे the sound of a bell initially has no meaning but when paired repeatedly with food it becomes a conditioned stimulus। आप सभी लोग वैसे किसी न किसी केव में गए होंगे, जैसे होती है ना किसी मॉल में आपने देखा होगा, कुछ होता है ना जो भूत बंगला टाइप का या समथिंग लाइक दैट। हमारे सिटी में भी है एक जगह पर, तो वैसे हम अंधेरे से डरते थे, पर लेकिन जब उसमें जाते हैं तो वहाँ पता रहता है, एक ट्रेन जाती है, टॉय ट्रेन, अंदर भूत होते हैं, मतलब भूतों के साउंड्स होते हैं। वो क्या है, वो एक डर क्रिएट करने के लिए अलग से बनाया गया है, राइट। उसका मकसद ही यही है कि वो डर क्रिएट किया जाए। तो यहाँ पे वो जो स्टिमुलस है वो कंडीशनड स्टिमुलस है, जहाँ पे कुछ न्यूट्रल स्टिमुलस जैसे कि अंधेरा पहले क्या था, अंधेरा पहले डराने के लिए नहीं था, लेकिन अंधेरे का इस्तेमाल किया गया क्योंकि उसकी वजह से वो डर वाला माहौल बना के वो फन वे में क्रिएट किया जा सके, भूत बंगला टाइप जो होती हैं चीज़ें। तो वहाँ पे उसका एसोसिएशन करके क्या किया गया, ऐसी सिचुएशन बनाई गई है, वो जानबूझकर करी गई हुई चीज़ है, तो कंडीशनड हो गई। अब उसके टुवर्ड जो हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो हम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि ऐसे में हम घुसे, हमें जाने से पहले ही पता था, टिकट लेने से पहले ही पता था कि वहाँ डर लगेगा, जब उस ट्रेन में बैठेंगे तो वहाँ पे घोस्ट की आवाज़ें आएंगी और ऐसे ऐसे सीन्स देखने को मिलेंगे। तो ये हमें मालूम था, हम उसके लिए कहीं ना कहीं रेडी हो गए थे। तो वो जो हमारा रिस्पॉन्स निकल के आया है उसके लिए उस एनवायरनमेंट ने हमें तैयार कर दिया, वहाँ जाने से पहले से ही हम तैयार होने लगे और हम डरने लगे। तो जो लर्न रिस्पॉन्स है वो उस सिचुएशन में, यानी उस कंडीशन स्टिमुलस से जो रिस्पॉन्स क्रिएट होगा वो ही कंडीशन रिस्पॉन्स होगा। अब एक्विजिशन का मतलब हो गया द इनिशियल लर्निंग स्टेज ड्यूरिंग विच द एसोसिएशन बिटवीन द न्यूट्रल स्टिमुलस एंड द अनकंडीशनड स्टिमुलस इज फॉर्म्ड। यानी कि वो इनिशियल स्टेज है जहाँ पे हम उस चीज़ को एक्वायर कर रहे होते हैं, राइट। हमने उसको एक्वायर करा, यानी हमें पता है कि हम उसमें डर जाएंगे। अगर हम कंडीशन के केस में बात करें तो हमें कहीं ना कहीं इनिशियली मालूम था कि हाँ हमें कैसे एक्सपीरियंस होने वाला है, तो हम उसको उस चीज़ को अपने माइंड में कहीं ना कहीं एक्वायर कर रहे होते हैं, बाद में हम फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस पर देते हैं। और अगर बार बार उसकी पेयरिंग होती रहे तो वो एसोसिएशन और ज़्यादा स्ट्रेंथन होता चला जाएगा। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या हुआ कि हम एक बार तो उस भूत वाले मुझे बार बार पता नहीं, मेरे माइंड में पिक्चर वो बन रही है कि मैं भी उस, हमारे सिटी में भी एक है वो, जहाँ मैं एक बार गई थी, फिर वहाँ हम अंदर जाते थे, फिर तो डर ही लगना बंद हो गया। मालूम रहता था कि हाँ वो एक भूत है, उसका हाथ पड़ेगा, या फिर एकदम से कहाँ पे आवाज़ें आएंगी, फिर पता चल गया कि होने क्या वाला है। तो इतनी बार जा के उसका डर ही ख़त्म हो गया। तो खैर वो तो एक मजाक की बात हो गई, लेकिन अगर हम उस सिनेरियो को हटा दें तो वहाँ से बाहर निकलने के बाद हम क्या कर रहे थे, हम हंस रहे थे, हम एंजॉय कर रहे थे और दूसरों को भी बता रहे थे कि क्या था ये बच्चों जैसी चीज़। या जब बच्चे थे तब नहीं कह रहे थे, बड़े होकर चले गए तब ऐसा कह रहे थे। तो उसमें क्या हुआ, जब उस एनवायरनमेंट से हम बाहर निकल गए और लंबे टाइम तक हमने उसको नहीं देखा तो हमें कोई डर नहीं लगा। या हॉरर मूवी का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जितनी देर हॉरर मूवी चलती है उतनी देर डर रहता है, थोड़ी देर बाद भी रह सकता है कि आपको बाहर जाके लाइट ऑन करने में डर लगे या डोर खोलने में डर लगे, लेकिन कब तक, अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तक तो डर खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि आप वो चीज़ बार बार आपके सामने आ ही नहीं रही है,
तो इसी को हम कहते हैं एक्सटिंक्शन। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई बिहेवियर, अब ये तो हमने नेगेटिव सेंस में एग्जाम्पल ले लिया थी, जैसे मैं आपको डरा ही रही हूँ एग्जाम्पल में, लेकिन एक्सटिंक्शन तब भी हो जाता है जब किसी रिस्पॉन्स को अगर ओवर टाइम हम नहीं कराएं तो वो एक्सटिंक्शन हो जाएगा। जैसे आ जाते हैं नार्सिसिस्ट की गर्लफ्रेंड के पास में, जैसे वो उस बिहेवियर की वजह से वो कंडीशनिंग उसको हो गई है, लेकिन अगर वो पर्सन उसकी लाइफ में ना रहे तो वो थोड़े टाइम के बाद ठीक हो जाएगी 100%। वो जो लड़की है ना वो एक टाइम के बाद रिकवर कर जाएगी अपनी कंडीशन से, क्योंकि अब एक्सटेंशन हो रहा है उस एनवायरनमेंट का उसके सामने से, राइट। तो यानी कि अगर हमें कुछ अच्छा कराना है, मेरे सारे एग्जाम्पल आई डोंट नो कैसे, बट यहाँ पे नेगेटिव भी हो गए, लेकिन अगर हम कुछ अच्छा कराना चाहते हैं किसी पर्सन के अंदर, हम कोई कंडीशन रिस्पॉन्स डेवलप करना चाहते हैं, हम चाहते हैं वो अच्छे हैबिट्स को सीखे, तो चलिए पॉजिटिव एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। खैर एक्सटिंक्शन में तो वो नेगेटिविटी को ऑटोमेटिकली दिखाएगा, उस चीज़ का वहाँ से गायब होना दिखाएगा। तो अगर हमने एक बच्चे को लगातार अच्छे गुड मैनर्स सिखाए, लगातार हम बता रहे हैं, पर हम एक टाइम के बाद स्टॉप हो गए, तो वो माइंड से फेड आउट हो सकते हैं। तो एक्सटिंक्शन किसी भी सेंस में, किसी भी कॉन्सेप्ट में हमें देखने को मिलेगा कि चीज़ों को गायब ही करेगा। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, अगर एक रेगुलर पीरियड में, स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब होता है कि आपने किसी टॉपिक को पढ़ा, उसके बाद उसको छोड़ दिया बिल्कुल बुरी तरीके से, फिर उसके बाद उसको कुछ दिनों के बाद फिर से रिकॉल करने की कोशिश की, तो ज़रा जल्दी से आप उसको रिकवर कर पाएंगे। लेकिन अगर 1 साल के बाद जाके पढ़ेंगे तो फिर हो सकता है बिल्कुल स्क्रैच से बिगिन करना पड़े। तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी यही दिखाता है कि अगर ओरिजिनल लर्निंग जो है वो पूरी तरीके से इरेज नहीं हुई है तो हम उसको वापस से जल्दी ला सकते हैं, लेकिन अगर पूरी तरीके से आप सब कुछ छोड़ चुके हैं तो वापस से शुरू करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। जैसे अगर कोई मुझसे ये कहे अभी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी के बुक्स निकाल के और वो सब चीज़ों को करो, तो मुझे बहुत ही बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ जाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल टच में नहीं हूँ। लेकिन अपने सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ चीज़ें हमारे रेगुलर टच में रहती हैं। जनरलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि अगर हमने एक तरीके का किसी को बिहेवियर सिखाया है, हम बच्चे को कुछ अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं, अच्छे थॉट्स उसके अंदर इनकलकेट कर रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब सिमिलर सिचुएशंस हो तो वो ऑटोमेटिक बिहेवियर वैसा करे। उसी को हम कहते हैं जनरलाइजेशन, राइट। क्लासिकल कंडीशनिंग में आपको याद है जब मैंने आपको बोला था कि नार्सिसिस्ट की जो गर्लफ्रेंड थी, अगर वो किसी दूसरे पर्सन के साथ में भी बैठेगी तो वैसा बिहेव करने लग जाएगी, वही जनरलाइजेशन है। वो इसलिए है क्योंकि वो रेडी हो गई है वैसा करने के लिए, उस तरीके का बिहेवियर को पजेस करने के लिए। तो वो सिमिलर सिचुएशंस में, या नॉट टू सिमिलर बट काइंड ऑफ सिमिलर में भी उसके अंदर वो जनरलाइजेशन करते हुए नज़र आएंगे। जैसे आपने देखा है ना कि कई लोग कहते हैं कि ये पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को लेके बोलते हैं कि ऐसे ये चीज़ लोग बुरी होती हैं, या पर्टिकुलर फीमेल के लिए बोलते हैं कुछ लोग, या कुछ फीमेल मेल के लिए कहती हैं कि मेल्स बुरे होते हैं, या मेल कहते हैं फीमेल बुरी होती हैं, या फिर पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके लोग कहते हैं। तो वो जनरलाइजेशन क्यों करते हैं? क्या तो उनका एक्सपीरियंस वैसा रहा होता है, या उसके लिए उनकी कंडीशनिंग हो जाती है। जैसे पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो होंगे वो दूसरी कम्युनिटी को कहते हुए नजर आएंगे कि ये ऐसे बुरे हैं, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग हो चुकी है वैसी, उनको वही बचपन से वो वही पढ़ते आ रहे हैं, वही सीखते आ रहे हैं, उनके घर में भी वैसी बातें होती हैं, तो इसी वजह से वो वैसी बातें करने लगते हैं। तो ये जनरलाइजेशन बहुत केसेस में आपको नज़र आएगा। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि क्या हम जानते हैं और जो हम नहीं जानते हैं उसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर लें, राइट। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो जनरलाइजेशन का जस्ट ऑपोजिट है। यानी कि अगर हम बच्चे के अंदर हमने किसी हैबिट को डेवलप किया, किसी पर्सन को कोई चीज़ सिखाई, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उसका ऑपोजिट वो समझ जाए, उसका ऑपोजिट वो जान जाए, डिस्क्रिमिनेट करना सीखे, तो वही डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। हायर ऑर्डर कंडीशनिंग, जब कोई भी हायर ऑर्डर कंडीशनिंग का मतलब होता है कि जब हमने जो सिखाया वो तो बेसिक लेवल पर था, लेकिन अगर उससे एक स्टेप आगे बढ़ के कुछ करना पड़ जाए तो वो हायर ऑर्डर कंडीशनिंग हो जाती है, वो भी यहाँ पे पर्सन करता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में ये सारे भी बिहेवियर्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, और इस तरीके से क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स अगर इंडिविजुअली भी 3 मार्कर में पूछ लिए जाएँ कहीं तो आपको करके आने हैं। अब आज की एक और थ्योरी जो बची है, मैं सोच रही हूँ इसे भी कवर करा दूँ। स्किनर की लर्निंग थ्योरी है पर्सनैलिटी की, जो हमारी आज की क्लास का लास्ट टॉपिक होना चाहिए। यस, लास्ट हो जाएगा, ये थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा बट कोई बात नहीं, मैं कवर कर देती हूँ इसको, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ वीडियोस का भी ध्यान रखना है। तो स्किनर की जो लर्निंग थ्योरी है पर्सनैलिटी की, ये भी क्लासिकल कंडीशनिंग की तरह हमें एक बड़ी अच्छी बात बताती है। जैसे वहाँ पे भी हम पर्सनैलिटी पे डायरेक्ट नहीं गए थे, हम लर्निंग की हेल्प से गए थे। भाई जो हम लर्न करेंगे वैसे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। तो स्किनर की जो लर्निंग थ्योरी है वो पर्सनैलिटी से बिल्कुल वैसे ही जाके कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि जो आप लर्न करेंगे वही आपकी पर्सनैलिटी में आगे चल के नज़र आएगा। तो BF स्किनर जो थे वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बिहेवियरिस्ट थे साइकोलॉजी में, जिन्होंने लर्निंग की थ्योरी क्रिएट करी, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। पेवलॉव की तरह से, अनलाइक पेवलॉव,
who focused on involuntary behavior, Skinner emphasized how voluntary behaviors are shaped by their consequences. ये मेजर डिफरेंस है दो थ्योरीज में, कि क्लासिकल कंडीशनिंग में तो ये माना जा रहा था कि जो भी पर्सन के अंदर कोई बिहेवियर आता है वो पहले शुरुआत कहाँ से होती है, अनविलिंगली होती है, उसको पता नहीं होता। यानी जैसे फिर से मैं नार्सिसिस्ट की गर्लफ्रेंड पे आ जाती हूँ कि अगर उसको ये पता नहीं था कि वो मेरे अंदर वो चीज़ें आ रही हैं, उसकी इच्छा से नहीं आ रही थी, वो आती जा रही थी उसके अंदर। लेकिन क्लास यहाँ पे जो लर्निंग थ्योरी है स्किनर की, वो ये चीज़ दिखाती है कि हम उस चीज़ को उसके अंदर डालेंगे, सिखाएंगे। बच्चों को जो सिखाने की बात चल रही थी ना, वो बेसिकली हमारे स्किनर की थ्योरी का पार्ट ज़्यादा होगा, हालांकि वो उससे भी एसोसिएट होता है, पर मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी आपको। तो चलिए अब यहाँ पे आके पढ़ते हैं कि वॉलेंट्री बिहेवियर जो होते हैं वो हमारे कॉन्सिक्वेंसेस से शेप होते हैं। और उनकी जो थ्योरी है पर्सनैलिटी थ्योरी, नॉट एज अ रिजल्ट ऑफ इनर ट्रेट्स और अनकॉन्शियस मोटिव बट एज अ कलेक्शन ऑफ लर्न बिहेवियर। जो भी पर्सन अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखता है, उसी से उसका बिहेवियर वो लर्न करता है। स्किनर की थ्योरी का जो कोर कॉन्सेप्ट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग आती है सबसे पहले। जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग आपने समझी थी, वैसे ही ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है। उनका ये कहना था कि जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है बाय व्हाट फॉलोज इट, यानी कि अगर किसी भी बिहेवियर को कोई रिवॉर्ड दिया जाएगा तो वो ज़्यादा होगा, अगर पनिशमेंट दिया जाएगा तो वो कम होगा। ऐसा होता भी तो है ना, आप जानते हैं, यही ऑपरेंट कंडीशनिंग है। यानी आप किसी भी बिहेवियर को कराने के लिए कैसे एफर्ट्स लगा रहे हैं, जैसे आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, पॉजिटिव एफर्ट्स लगा रहे हैं, किसी को मोटिवेट कर रहे हैं तो वो अच्छा करेगा। अगर किसी को डाउन कर रहे हैं तो उसका सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगा, वो बेहतर नहीं कर पाएगा। इसी को हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या थी कि पर्सन के अंदर वो कंडीशनिंग होती है ग्रेजुअली, बिना उसे पता नहीं चलता, लेकिन वो उस बिहेवियर को धीरे धीरे एक्वायर कर लेता है और फिर सिमिलर सिचुएशन में वैसा बिहेव करता है। जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में पर्सन को कुछ अच्छा करने के लिए रीइंफोर्समेंट मिलता है, कुछ गलत करने पर उसको डांट भी पड़ सकती है, बट उसका ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या होगा, सुधार करना, रिजल्ट जो है वो बेटर आए, पॉजिटिव आए। तो यहाँ पे एक बड़ा ही क्यूट सा आपको रेड दिख रहा होगा, स्किनर बॉक्स इसे कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इस एक्सपेरिमेंट को आगे पढ़ेंगे। स्किनर बॉक्स में क्या था, फिलहाल अभी प्रिंसिपल पे चल रहे हैं इसलिए मैंने ये पिक्चर को यहाँ पे छोड़ के आगे बढ़ा दिया है। यहाँ पे रीइंफोर्समेंट की भी बात होती है। एक कॉन्सेप्ट तो आपने ये पढ़ा जिसको हम क्या कह रहे थे, ऑपरेंट कंडीशनिंग, है ना, कोर कॉन्सेप्ट्स में। और दूसरा कॉन्सेप्ट है रीइंफोर्समेंट। अब जिसकी बात यहाँ पर हो रही थी थियोरेटिकली, उसको भी तो समझ लें हम कि वो क्या है। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है फिर से इनफोर्स, दोबारा से फोर्स लगाना। तो दोबारा से फोर्स लगाने का मतलब ये हो गया कि जब कोई कुछ अच्छा बिहेव कर रहा है तो उसकी तारीफ करना। दोबारा से फोर्स लगाया हमने, यानी जो वो कर रहा था उसको और अच्छा कराने के लिए करा। यही रीइंफोर्समेंट होता है। रीइंफोर्समेंट भी पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से हो सकता है। नेगेटिव में क्या होगा कि हम कोई अनप्लीजेंट स्टिमुलस को रिमूव करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि टर्निंग ऑफ लाउड म्यूजिक व्हेन होमवर्क इज़ डन। तो लेकिन अल्टीमेट क्या होगा, बिहेवियर जो है वो स्ट्रेंथन ही होगा। देखिए यहाँ पे ये कितना क्यूट सा है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज अ बिहेवियर, लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इंट्रोड्यूस टू डिक्रीज अ बिहेवियर। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज़ करके हम उस बिहेवियर को बढ़ाना चाहते होते हैं। जैसे बच्चे ने कुछ बहुत अच्छा काम किया तो हमने उसको पेस्ट्री ला के दे दी, तो क्या हुआ, उसको लगा अच्छा काम करने पर अच्छी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर उस बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी पूरे दिन, ठीक है, वो शैतानी कर रहा था, मान लीजिए उसने पढ़ाई नहीं करी, तो ऐसे में हमने उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या दिया, उसका टीवी ऑफ कर दिया, उसका मोबाइल छीन लिया, फिर उसकी कुछ हालत ऐसी ही होगी, राइट। तो ये, लेकिन दोनों ही केस में हम क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि उसका बिहेवियर मॉडिफाई हो, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर पनिशमेंट भी होता है। पनिशमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकता है। यानी कि पॉजिटिव पनिशमेंट में हम कुछ अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस को ऐड कर देंगे, जैसे डांट लगा दी। डांट लगाना जो है वो पॉजिटिव पनिशमेंट में आता है। नेगेटिव में कोई भी उसके जो मन की चीज़ है ना वो उससे दूर कर दी, वो उसको क्या करा, ऐसा कुछ भी चीज़ करी जो उसको पसंद है वो उससे दूर कर दी, तो वो नेगेटिव पनिशमेंट हो जाता है। दोनों में ही किसी भी बिहेवियर के दोबारा ना होने के चांसेस बढ़ाने होते हैं हमें। इसके बाद आता है शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। जो रीइंफोर्समेंट है ना वो भी ऐसे दिया जाना चाहिए जिससे कि उसका कुछ फ़र्क पड़े। जैसे अगर कोई कुछ अच्छा कर रहा है, अब उसको बोलते जा रहे हैं बहुत अच्छा, वो एक वर्ड बोल रहा है, बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, तो वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा। रीइंफोर्समेंट देने का भी तरीका होता है कि वो इस टाइम इंटरवल से दिया जाना चाहिए, जिससे आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपने सभी ने देखा होगा कि कोई हवन हो रहा होता है, कहीं पे होता है, जैसे कुछ फायर या बॉन फायर ही ले लीजिए,
तो हम टाइम टू टाइम उसमें फ्यूल डालते हैं, तभी डालते हैं जब हमें पता होता है कि हमें उसकी फ्लेम को बढ़ाना है। या हम दिया जलाते हैं, अभी सबने दिवाली मनाई होगी तो दिया जलाते हैं, तो दिए में हम देखते हैं ना कि जब तक हमें दिख रहा है उसमें ऑयल है या जो भी हमने डाला है वो है तो दिया चल रहा है, लेकिन जब उसमें दिखता है कि दिए का तेल कम हो गया तभी तो हम उसमें बढ़ाते हैं, हमको बहा थोड़ी देते हैं दिए के बाहर। अगर हम बहा देंगे तो शायद वो दिया भी बुझ जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमें रीइंफोर्समेंट को ऐसे शेड्यूल करना होता है कि जब उसे ज़रूरत है तब उसे मिले। ये नहीं कि हम बस अपनी तरफ से देते ही जा रहे हैं कि हमने अपना टैंक रख रखा है रीइंफोर्समेंट का, उसे खाली कर देना है हमें, ऐसा हमें नहीं करना है। तो स्किनर ने ये देखा कि जो रीइंफोर्समेंट को दिए जाने के कई तरीके से हो सकते थे। फिक्स्ड शेड्यूल हो सकते थे और इंटरवल, बहुत सारे तरीके होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। ये कैसे बिहेवियर को मेंटेन कर पा रहे थे या फिर और इंक्रीज़ कर दे रहे थे। ठीक, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, रीइंफोर्स, इनके बारे में एक पिक्चर है। ये आइडियली ये ऊपर होनी चाहिए थी, मुझे लगता है कुछ शिफ्टिंग में नीचे सरक गई होगी फ़ोटो। तो ये यहाँ पे पिक्चर जो है वो आप बना के आ सकते हैं, एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर्सनैलिटी को वो एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट मानते हैं। स्किनर कहते हैं कि पर्सनैलिटी फिक्स नहीं होती है, लेकिन ये तो हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे जो भी हम आसपास अपनी चीज़ें देखते हैं उससे शेप होती है। जैसे कि एक जो बच्चा है, अगर उसको किसी भी बिहेवियर के लिए लगातार रिवॉर्ड किया जाएगा तो वो अच्छा करेगा, और अगर उसको पनिश किया जाएगा तो हो सकता है वो शाय या पैसिव हो जाए। ओके, तो पर्सनालिटी ट्रेट जैसे कॉन्फिडेंस, एग्रेशन, काइंडनेस, ये लर्न बिहेवियर होते हैं, ये इनर ट्रेट्स नहीं होते हैं। अगर इनको हम चाहें तो टाइम के साथ चेंज भी कर सकते हैं। दिस मेक्स स्किनर्स थ्योरी हाईली प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेबल इन एजुकेशनल, थेराप्यूटिक एंड पेरेंटिंग कॉन्टेक्स्ट। बिहेवियर मॉडिफिकेशन को लेकर स्किनर ये कहते हैं कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी पर्सन के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसा कि नाम है बिहेवियर मॉडिफिकेशन, तो इनका काम होता क्या है, इनके बिहेवियर को मैनिपुलेट करना, चेंज करना और बेहतर बनाने की कोशिश करना। स्कूल में, थेरेपी में, पेरेंटिंग में, इन जगह पे इनका यूज़ होता है। क्रिटिसिज्म और लिमिटेशन की बात करें तो स्किनर की जो थ्योरी है वो काफ़ी पावरफुल है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में। और इसके अलावा ये काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी की गई है कि इंटरनल थॉट को, इमोशंस वगैरह को इग्नोर करती है, बायोलॉजिकल और जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस को ओवरलुक करती है, और हमारे बहुत सारे स्पॉन्टेनियस एक्शन को भी एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है। लेकिन इस थ्योरी के साथ में ही एक चीज़ जो रह जाती है वो ये थी कि वो जो बेचारा बॉक्स में बंद था छोटा सा चूहा, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई। वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन ही नहीं किया, ये तो मैंने बता भी दिया था कि कैसे जो है वो वर्क होता है। लेकिन इस स्किनर बॉक्स में एग्जैक्टली क्या था ये मैं आपको क्विकली समझा देना चाहती हूँ, और इस कॉन्सेप्ट के साथ ही इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो स्किनर बॉक्स बेसिकली था क्या, उन्होंने क्रिएट किया था, ये एक ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर था जिसके हेल्प से ऑपरेंट कंडीशनिंग को के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया था। यहाँ पे हम देख सकते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, स्पीकर दिख रहा है, सिग्नल लाइट, लीवर दिख रहा है, और फूड डिस्पेंसर भी है, इसमें कुछ फूड रखा हुआ है, और अंदर इस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा चूहा बंद है। तो इन्होंने पिजन पे भी किया था एक एक्सपेरिमेंट, इसके अलावा और भी कई एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, लेकिन फिलहाल हम इसकी बात करते हैं स्किनर बॉक्स की, जहाँ पे जो रैट है ना ये अंदर बंद है। इसे नहीं पता कि बाहर क्या क्या चीज़ें हैं और किस लीवर को प्रेस करने से, किस बटन को दबाने से क्या होगा। तो जो ये रैट है यहाँ पे, जब वो लीवर को प्रेस करता है तो कई बार क्या होता है, फूड डिस्पेंसर में से फूड आ जाता है, लेकिन कई बार यहाँ पे कोई लाइट भी जल जाती है, कई बार उसको शॉक भी लग सकता है। पर धीरे धीरे ओवर टाइम वो ये सीख जाता है, वो एसोसिएट करना सीख जाता है कि किस लीवर को प्रेस करने से मुझे फूड मिलेगा। और जब उसे ये चीज़ पता चल जाती है कि इस लीवर को प्रेस करने पर यहाँ से फूड आ रहा है, तो फिर वो उस काम को बार बार करता है। इसे एसोसिएशन कहते हैं। और वो ये भी सीख रहा है यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग में, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग हो रही है, वो इस बॉक्स के अंदर ये सीख रहा है कि किस काम को करने पर क्या मुझे मिलेगा, यानी किसको प्रेस करने पर मुझे शॉक मिलेगा, तो एक वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, तो वो उस काम को नहीं करेगा, राइट। वो उस काम को करेगा जिसको करने से उसको बार बार रिवॉर्ड मिल रहा है, और रिवॉर्ड उसके लिए क्या है, यहाँ पे फूड का आना। तो ये जो स्किनर बॉक्स है ये ऑपरेंट कंडीशनिंग को यहाँ पे डिफाइन करता है। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का क्लास जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारा 5th वीडियो होगा जिसमें मैं आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो ड्रॉप ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।